हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मानचित्र। वैसे तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को समझने के लिए पृथ्वी के ही प्रतिरूप के रूप में एक ग्लोब तैयार किया था, जो कि पृथ्वी को समझने में आसानी होती थी। परंतु इस ग्लोब की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ग्लोब पृथ्वी के संपूर्ण बड़े भाग को, जैसे कि महाद्वीप हुआ, महासागर हुआ, सागर हुआ आदि की अवस्थिति को अच्छे से समझाता है, अच्छे से बताता है कि यह कहाँ पे स्थिति है इसकी। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी राज्य का, किसी ज़िले का, या फिर किसी गांव के, या फिर किसी कस्बे के बारे में अगर हमें जानना हो, तो क्या यह ग्लोब हमें बताने में सक्षम है? तो ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में मानचित्र का विकल्प ढूंढा गया है, जिसके द्वारा हम किसी भी स्थान को, किसी भी गांव को, या फिर किसी भी ज़िले को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मानचित्र क्या है, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा। तो मानचित्र देखिए, यहाँ पे यह पृथ्वी की सतह या इसके एक बड़े भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। ग्लोब जो है हमारा एक गोलाकार क्षेत्र है, यानी कि एक गोलाकार पिंड के रूप में बनाया गया है, जो कि हमारे जो पृथ्वी की तरह ही दिखता है। लेकिन जो मानचित्र है वह एक चपटी सतह के रूप में बनाया गया है, जिसका जो सतह है समतल के रूप में है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है गोल के रूप में हमने ग्लोब बनाया है, जिसका एक प्रतिरूप समझते हैं। लेकिन जो मानचित्र हमने तैयार किया वो चपटा, लेकिन पृथ्वी को चपटा करके करना असंभव है। परंतु हमने फिर भी एक विकल्प के रूप में मानचित्र को ही लिया। यह कैसे हमारी मदद करता है, आइए हम देखते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब के तथ्य की तरह तथ्य हो जाते हैं। यानी कि अगर हम जब ढेर सारे मानचित्रों को एक किताब के रूप में देखते हैं, ढेर सारे मानचित्रों को एक साथ रख के देखते हैं, तो उसको हम एटलस नाम देते हैं। ये एटलस की परिभाषा आप लोगों को हो गई। फिर एटलस के विभिन्न प्रकारों एवं अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। यह एटलस क्या होगा? विभिन्न प्रकार के पैमाने और खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। किस प्रकार? जैसे कि ग्लोब है, कोई ग्लोब पे हमें महासागर दिखेगा, महाद्वीप दिखेगा, सागर दिखेगा, खाड़ी दिखेगी, ये सब की हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम मानचित्र की बात करें तो हमें क्या दिखाई देगा? सागर, महासागर, महाद्वीप और खाड़ी और देश, राजधानी, ज़िला, कस्बा आदि के बारे में हमें जानकारी अच्छे से मिल जाती है। यानी कि ग्लोब से बेहतर हमें क्या मिलता है? तो मानचित्र ही देखने को मिलता है, जो हमें अच्छे से वर्णन करके देता है। लेकिन ये जो मानचित्र है इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो उसमें से कुछ प्रकार हमें नीचे दिया गया है, जो कि हम देखते हैं। पहला दिया गया है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम किसको पढ़ते हैं? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि पर्वत हुआ, पठार हुआ, मैदान, नदियाँ एवं महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है। यह जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह तो इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक है। ये अगर आप इसको समझ गए हैं तो आपको मानचित्र समझने में आसानी होगी। यह बेसिक चीज़ है, आपको जानना अति आवश्यक है। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ज़्यादा फोकस ना दे करके एक बार रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और यह एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो बस ये समझने के लिए है कि क्या है। फिर दूसरा आता है राजनीतिक मानचित्र। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें राज्यों का, नगरों का, शहरों का, गाँव का तथा विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। यानी कि जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें पर्वत, पठार, मैदान
आदि के बारे में जानकारी मिलता है। लेकिन जो राजनीतिक है उसमें हमें राज्य, नगर, राज्य की सीमा, देश आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं तीसरा क्या, थीमेटिक मानचित्र। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र हुआ, वर्षा मानचित्र हुआ, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र है। इसको क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो मानचित्र होते हैं इसके 3 घटक होते हैं। मानचित्र में 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है दूरी, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। दूसरा होता है कि दिशा, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। फिर उसके बाद तीसरा आता है प्रतीक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंबल। अब देखते हैं कि हमारे मानचित्र में दूरी का क्या महत्व है। तो अगर हम आपको बोल दें कि भारत और अमेरिका के बीच, अमेरिका को एक मानचित्र पे दर्शाना है, लेकिन अगर हम देखें, वास्तव में देखें, भारत और अमेरिका के बीच की डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम इसको एक पेज पर या फिर एक मैप पे दर्शा सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं। तो इसको दर्शाने के लिए हमें दूरी का महत्व दिखता है, यानी कि जो हमारा मानचित्र है उसमें दूरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारी दूरी है उसको कुछ हम मान के, मतलब कि जैसे कि कोई, जैसे हमारी दूरी है उसको, कोई भी दूरी जैसे 5 किलोमीटर हुआ तो उसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसी ही माने गए 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम मानचित्र पे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसमें बुक में क्या कह रहा है कि मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, जो कि मैंने अभी समझाया आपको किस प्रकार होता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थलों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी कि बार बार जो 1 सेंटीमीटर को बराबर हम 5 किलोमीटर माने थे, इसको बार बार हम चेंज नहीं कर सकते। जो माने थे वो हर जगह अप्लाई होगा। मतलब एक मैप में हम जो भी मान रहे हैं वो हर जगह अप्लाई होगा। अलग अलग चेंज करने पे जो उसकी वास्तविकता है वो ख़त्म हो जाएगी। इस कारण हम एक ही दूरी को लेकर चलेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना गया है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मतलब कि जो वास्तविक दूरी है और जो दूरी हमें मैप में दी गई है उसका जो अनुपात होता है वो पैमाना होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया था, ये भी उदाहरण लेके समझाया है। क्या बोल रहा है देखते हैं। कि बोल रहा है कि आपकी विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी लगभग कितना है, 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर इसको 5 किलोमीटर मान लिया है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर तो 10 किलोमीटर, कितना हो गया, 10 किलोमीटर। यानी कि जो मानचित्र पे हम 2 सेंटीमीटर ये 10 किलोमीटर को दूरी को दिखा सकते हैं, कितने में, 2 सेंटीमीटर में। यही आपको बताया है। फिर उसके बाद मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता करने के लिए हम इसका जो मानक होता है या फिर हम बोले तो जो पैमाना होता है इसका प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कुछ जो दिया गया है एक फिगर के माध्यम से समझाया है, तो आप लोग इसको तो पहले ही समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि दिशा का क्या महत्व होता है हमारे मानचित्र पर। अगर हम आपको कोई भी एक दिशा दे दें और बोले कि आप हमें चारों दिशा, पहले बताइए कि आप लोग दिशा कितनी होती है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नॉर्मल सी बात है, बच्चा जानता होगा कि हमारी जो दिशाएं हैं 4 प्रकार की होती हैं। एक होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन अगर हम आपको कोई एक दिशा दे दें और बोलें कि आप एक दिशा के आधार पे आप हमें अन्य तीनों दिशाओं के बारे में बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? तो जी बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें कि आप उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है और अब बताइए कि दक्षिण किधर होगा, तो मतलब सीधा सा है कि आपके अपोजिट जो है, जो
पीठ की साइड होगा वो हमारा दक्षिण साइड होगा, और आपके जो बाएं हाथ का है वह हमारा पश्चिम दिशा होगी, और जो दाहिना हाथ है उस साइड हमारा क्या होगा, उस साइड हमारा पूरब होगा। यानी कि आपको हम एक दिशा दे दें और उसी के आधार पे आप बता सकते हैं कि कौन सी दिशा किधर होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए बुक में क्या कह रहा है कि 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है, जो कि प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। यानी कि ये जो हमारा जो यहाँ पे दिशा दी गई है उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये सब क्या है, प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। बीच की 4 दिशाएं होती हैं, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में आपको दिख रहा होगा उत्तर पूर्व लिखा है। फिर उसके बाद दिख रहा है पूरब और दक्षिण के बीच में आपको दक्षिण पूरब लिखा है। इसी तरह इसमें भी आपको दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम लिखा है, पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम लिखा। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि ये जो उत्तर और पूरब के बीच में आपको ये दिख रहा होगा चिन्ह, यानी चिन्ह का मतलब जो दिशा दिया गया है उत्तर पूरब, इसको क्या हम पूरब उत्तर लिख सकते हैं? तो आप लोग ऐसा यहाँ पे दिया है कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम दिया है, तो क्या इसको हम पश्चिम दक्षिण लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा उत्तर है और ये जो दक्षिण है, ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि जो दिशाएं हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर संकेत करती हैं। यानी इसी कारण जो होता है कि सबसे पहले जो हमारा उत्तर है उसको लिखते हैं, अगर कोई भी दिशा है उत्तर, जो उत्तर के साथ पूरब पश्चिम कोई भी रहे तो उसको पहले सबसे पहले हम उत्तर लिखते हैं, तब पूरब लिखते हैं या फिर पश्चिम लिखते हैं। उसी प्रकार अगर दक्षिण की बात करें तो यह सबसे पहले दक्षिण लिखाएगा, फिर उसके बाद पूरब लिखेंगे या फिर पश्चिम लिखें। तो इसी कारण यहाँ पे पूरब पश्चिम, पूरब दक्षिण ना लिख करके यहाँ पे दक्षिण पूरब लिखा है। आपको पता चला? क्या आपको इसके बारे में पता था पहले से? नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आपको फिगर में एक दिक् सूचक दिख रहा होगा जो कि उत्तर एवं दक्षिण की ओर संकेत कर रहा है। यह क्या होता है? यह दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है। हमने अभी आपको बताया कि ये जो दिक् सूचक है, आपको जो फिगर में दिख रहा है दिक् सूचक, अगर हम इसको ही ऐसे ही खुले में ऐसे छोड़ देते हैं तो ये डायरेक्ट उत्तर और दक्षिण, इसकी जो सुइयाँ हैं उत्तर और दक्षिण की तरफ घूम कर चल जाएँ। कितनी बार इसको भी हम घुमा कर अगर रखते हैं एक खुले क्षेत्र में, तो अपने आप इसकी जो सुइयाँ होती हैं उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक जो है, हमने बताया, चुंबकत्व के गुण के कारण होता है ऐसे। उसके बाद देखते हैं हमारे मानचित्र में प्रतीक का क्या महत्व होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, चुंबकीय सुई जो होता है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही होता है, मैंने आपको बता दिया। अब प्रतीक के बारे में क्या बताया है कि जो प्रतीक होता है, मान लेते हैं कि जो हमारे वास्तविक जीवन में आपने पहाड़, पर्वत, नदियाँ देखी होंगी, तो क्या जो हमारा मानचित्र है, क्या इस पे हम पर्वत, पहाड़, नदियाँ ढेर सारी बनाएं तो फिर जो हमारा मानचित्र है क्या सब कुछ अच्छे से हमें बता सकेगा? यह तो पर्वत, पठार, मैदान आदि से ही भर जाएगा हमारा मानचित्र, तो फिर जगह ही नहीं बचेगी अदर कस्बों और देश या फिर राजधानी को समझाने के लिए। तो इसके लिए जो हमारा जो मानचित्र है इसमें कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि चिन्ह, हम कोई चिन्ह ले सकते हैं, कोई छाया ले सकते हैं, कोई रंग ले सकते हैं, आदि के माध्यम से हम किसी भी स्थलाकृतियों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, उसका जो सिंबल है प्रदर्शित किया गया है। जैसे रेलवे लाइन को हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा। फिर इसके बाद बड़ी लाइन के लिए, ये बड़ी लाइन के लिए, किसके लिए? बड़ी लाइन के। अगर मीटर लाइन की बात करें तो कुछ इस प्रकार रहेगा। रेलवे स्टेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार रहेगा। सड़कें हैं जो है, सड़कें पक्की अगर हो तो इस प्रकार होगा, कच्ची हो तो इस प्रकार होगा। वहीं पे सीमा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो तो इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं मैप में। जिला, राज्य हो तो इस प्रकार, और जिला हो तो कुछ इस प्रकार कटी हुई लाइनों के साथ प्रदर्शित करते हैं। अगर नदियाँ हो तो इस प्रकार बहते हुए जल के साथ हम प्रदर्शित करते हैं। कुआं हो तो इस डॉट बिंदु की तरह प्रदर्शित करते हैं। तालाब, नहर, पुल आदि को ऐसे दर्शाया गया है।
मंदिर गिरजाघर आप देख सकते हैं किस प्रकार दर्शाया गया है। कुछ इसी प्रकार हम देखते हैं। और यहाँ पे जो घास प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे, लेकिन अधिकांशतः हमें पर्वत पठार मैदान इसी सब को दिखाई देता है मानचित्र में। तो पर्वत के लिए क्या हम ब्राउन कलर का भूरे रंग से प्रदर्शित करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जो हमारा पर्वत है उसके हम डार्क ब्राउन से प्रदर्शित करते हैं। नदियां हैं तो ब्लू से प्रदर्शित करते हैं, कोई भी जलाशय है तो ब्लू से प्रदर्शित करते हैं। अगर वही बहुत अधिक गहराई पर स्थित है तो उसको हम डार्क ब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार कुछ सिंबल आपने मानचित्र में देखा होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया है, तो आप ये तो मानचित्र में भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है रेखा चित्र। इसका क्या महत्व है हमारे मानचित्र में? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर एक याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मतलब कि जो हम देखते हैं उस पर आधारित होता है, स्थानीय प्रेक्षण के आधार पर। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ एग्जाम्पल देके बताया कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण तैयार करता है। मतलब कि हमें कहीं पे जाना हो तो जैसे कि एक आरेखण के माध्यम से हम नहीं किसी को बताते, जैसे कि आप इधर से जाएगा, लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट मुड़ जाएगा, सीधे जाएगा, कुछ इस प्रकार। जैसे कि एक इसको जो खाका तैयार होता है इसको हम क्या कहते हैं कि यह एक रेखा चित्र मानचित्र है। इसी के आधार पे जो मानचित्र तैयार होता है उसी को कहते हैं हम रेखा चित्र मानचित्र। उसके बाद यहाँ पे कुछ खाका दिया गया है कि जैसे कि हमें क्या होता है, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखा चित्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक घर बनाना है और रूम का जो डिजाइनिंग है उसको समझना है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, किसी पेज पर इसको खाका तैयार करेंगे, बड़े तरह से आप उसको बनाएंगे, तभी ना आप समझ पाएंगे कि किस तरह की इसकी डिजाइनिंग हो सकती है, इसकी लंबाई क्या हो सकती है, इसकी चौड़ाई क्या हो सकती है, ऊंचाई क्या हो सकती है। इसको समझने के लिए आपको एक खाका ही तैयार करना पड़ेगा। इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं ना। तो यही हुआ हमारा खाका। तो बस आज इतना ही। आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो ये नॉर्मली आपके बेसिक के लिए है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं तो यह भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये वाला चैप्टर आप लोग को समझने के लिए था। इसको समझने से आप क्या करेंगे कि जो आप मानचित्र देखते हैं राजनीतिक और भौतिक का, इसको समझने में आसानी हो जाएगी बस। और कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।